देखिए पहला क्वेश्चन है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, दो आपके सामने ग्राफ दिए गए हैं, एक ये ग्राफ है 30 डिग्री पे, एक 60 डिग्री पे है, दोनों की वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। एक ऊपर वाला ग्राफ जो है ए पार्टिकल का फर्स्ट पार्टिकल का 60 डिग्री पर है और नीचे वाला ग्राफ जो है 30 डिग्री पर है। आपको निकालना है v1 अपॉन v2 क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब टेन थीटा, वो वेलोसिटी देता है। तो फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू टेन थीटा। तो फार्मूला, सॉरी बेटा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, क्या आएगा रेशियो, 10 60 ऊपर वाले का स्लोप अपॉन नीचे वाले का स्लोप, ये आएगा 1 3। क्लियर। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन ग्राफ। क्लियर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए, अगर कोई, मैंने क्लास में बताया था, ये वाला क्लास में क्वेश्चन बताया था कि अगर कोई बॉडी v1 वेलोसिटी से जाती है और लौट करके v2 वेलोसिटी से वापस आ जाती है उसी पाथ में, तो आपको बताना है टोटल स्पीड क्या होगी। आंसर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है ना। यस सर। क्या होगी स्पीड, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगला क्वेश्चन थर्ड, रिड्यूसेस डिक्रीजेस, क्वेश्चन क्लियर नहीं है छोड़ दो। हाँ, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे, और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पर वर्क मैक्सिमम होगा और 180 पर वर्क मिनिमम होगा, नोट करो। क्वेश्चन है कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्क। ठीक। यस सर। अगला क्वेश्चन कि क्या किसी भी चीज का सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पे होता है। नो, जरूरी नहीं है। सेंटर ऑफ मास सेंटर पे तभी होगा जब हर बॉडी का मास इक्वल हो। अगर हर पार्टिकल का मास इक्वल है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, अदरवाइज सेंटर ऑफ मास जो है अलग चला जाएगा सेंटर से। तो लिखिए, डज इट इज ट्रू दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज लाइज ऑन द सेंटर, ऑन द ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्या ये बात सही है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे डिपेंड करता है। आंसर नो, इट इज ट्रू ओनली व्हेन द पार्टिकल्स हैविंग सेम मास। जब सेम मास के पार्टिकल होंगे तभी आपका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सेंटर पे होगा। क्लियर। यस सर, क्लियर सर। ओके, हाँ लिखिए क्वेश्चन, वाई द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गैलेक्सी इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, इज टेकन एज नेगेटिव। गैलेक्सी की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि गैलेक्सी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स मतलब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। नोट कीजिए, galaxy having gravitational forces which are attractive, so the potential energy of a galaxy is negative। गैलेक्सी पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हुआ करती क्योंकि उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा करता है। डन। आंसर डन सर। ओके, लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, माइनस जी एम अपॉन आर। सरफेस ऑफ अर्थ पे स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल, तो ये हो जाएगा। नोट करो,
डन। Yes, sir. Done, sir. अगला क्वेश्चन लिखिए, वाई स्प्रिंग आफ्टर कंटिन्यूस यूज गिव रॉन्ग रीडिंग। स्प्रिंग लगातार यूज के बाद जो होती है गलत रीडिंग देने लगती है, क्यों? स्प्रिंग जो होती है वो लगातार यूज के बाद गलत रीडिंग देने लगती है, क्यों? आंसर, स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस शो रॉन्ग रीडिंग्स आफ्टर लॉन्ग यूज बिकॉज ऑफ इलास्टिक फटीग इन द स्प्रिंग। इलास्टिक फटीग जो होता है उसकी वजह से स्प्रिंग में थकावट आ जाती है, इसकी वजह से स्प्रिंग जो होती है गलत रीडिंग देने लगती है। नोट करो। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Clear, sir. अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। टेम्परेचर इफेक्ट करने पर सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा? आंसर लिखो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस टेंशन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग विथ टेम्परेचर। क्लियर? Yes, sir. Clear, sir. यस। फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स किस टाइप के फोर्स हैं? आंसर, दीज आर ऑल डिसिपेटिव फोर्स। और कैसे हैं? नॉन कंजर्वेटिव। डिसिपेटिव भी हैं और नॉन कंजर्वेटिव हैं। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डिसिपेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये सारे डिसिपेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। फाइंड द रेशियो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी of a particle performing simple harmonic motion ठीक है। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो बच्चों मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर ए। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में? ओमेगा ए। तो रेशियो बनेगा ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए। अगला लिखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैकेनिकल वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग वेव क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट T/m। नोट करो, न्यू इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T/m। ये फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द राइट द वैल्यू ऑफ E फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो E की वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होती है, E इक्वल्स टू 1। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हुआ करती है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 0 होती है। E क्या होता है बच्चों? E होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसकी वैल्यू होती है V1 माइनस V2 अपॉन U1 माइनस U2।
v1 minus v2 upon u1 minus u2, that is equal to relative velocity of separation divided by relative velocity of approach. Yes sir. बेटा यहाँ v1 माइनस वी टू की जगह v2 माइनस v1 रख लेना. v1 माइनस v2 नहीं होता, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. देख नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ट्रेन को मोड़ने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है फ्लैट ट्रैक में? आंसर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. या रोड को मोड़ने के लिए कौन सा फोर्स है, कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? आंसर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट लिखिए, राइट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड. ओके हाँ, अब ये थोड़े से पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैंने पढ़ा रखे हैं कि प्रोजेक्टाइल में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है. ओके, सो इट इफेक्ट्स द वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब प्रोजेक्टाइल में केवल वर्टिकल वेलोसिटी इफेक्टेड होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट्स वर्टिकल वेलोसिटी. थर्ड, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का हाईएस्ट कंपोनेंट जीरो होता है. ओके, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. रेंज चाहे थीटा पर फेंको या 90 माइनस थीटा पर फेंको सेम होती है. रेंज का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, वेयर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. ओके, साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री में. नेक्स्ट, अबाउट सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन का फॉर्मूला एफ अपॉन एल. ठीक है ना. नेक्स्ट अगला, अगर आप किसी लिक्विड में इम्प्योरिटी डालें तो सरफेस टेंशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डस्ट पार्टिकल डालते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा. बट ऐसी कोई इम्प्योरिटी डालते हैं जो घुले पानी में तो उससे सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा. मतलब ऑन एडिंग सल्यूट सरफेस टेंशन में भी इंक्रीज और डिक्रीज. तो सरफेस टेंशन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है. अगर आप सल्यूबल इम्प्योरिटी डालेंगे नमक वगैरह तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, और अगर आप नॉन सल्यूबल डालेंगे धूल वगैरह तो सरफेस टेंशन घटेगा. चलिए देखिए अगला क्वेश्चन. 20 किलोग्राम का एक ट्रक है, 20 किलोग्राम का एक ट्रक है जो कि जिसकी वेलोसिटी जो है 15 मीटर पर सेकेंड है. जिसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है. ये ट्रक का मास लिख लो बच्चों 20 किलोग्राम, और जो ट्रक की वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकेंड. रोड पे एक आते हुए बच्चे को देख करके वो ब्रेक मारता है. रोड पे आते हुए बच्चे को देख करके वो ब्रेक मारता है, और जो गाड़ी है वो रुक जाती है. गाड़ी रुक जाती है, एक कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन से गाड़ी रुक जाती है. बताइए गाड़ी कितने सेकंड में रुकेगी, उसका ट्रक कितने सेकंड में रुकेगा? सॉल्व कीजिए. हर्षिता समझ में आया सवाल कि नहीं आया? बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यस सॉल्व कीजिए. हाँ सर.
चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू एम इन टू ए। तो कितना फोर्स लगाया गया बेटा, 50 न्यूटन का ब्रेक लगाया उसने, और मास दिया गाड़ी का 20 किलोग्राम, तो गाड़ी रुक जाती है। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ बेटा, 2.5 मीटर का, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब कह रहा बताओ कि कितना टाइम लगेगा गाड़ी रुकने में। तो फॉर्मूला लगाओ बेटा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब गाड़ी रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। u कितना है बेटा, 15। एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, -2.5। टाइम निकालना है तो निकाल लो, 6 सेकेंड आ जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। बन जाएगा सर। ओके, नोट करिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक बॉल को, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ, ड्रॉप किया गया मतलब u इक्वल टू 0 फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। 5 मीटर की हाइट से बॉल को फेंका गया है, बताइए कि जब बॉल हिट करेगी ग्राउंड में तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू √2gh। g की वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए सॉल्व कीजिए। हाँ हर्षिता पढ़िए, स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, पढ़ो। Static friction comes to play when the horse applies force to start the motion in the cart. On the other hand, kinetic friction comes into play when the cart is moving. Static friction comes into play when the horse applied force to start the motion the cart. On the other hand, kinetic friction, जब कार्ट मतलब उसकी गाड़ी चलने लगती है तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और जब तक गाड़ी को वो खींचने की कोशिश करता है चलाने के लिए तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। इसमें ये बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन साइक्लिक प्रोसेस और नॉन साइक्लिक प्रोसेस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन साइक्लिक प्रोसेस एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। पढ़ो हर्षिता। साइक्लिक प्रोसेस, Cyclic process consists of the series of changes in which the system returns to its initial state. In non-cyclic process, the series of changes involved do not return the system back to its initial state. हाँ तो साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है, बट नॉन साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम वापस इनिशियल स्टेट में नहीं आता। ठीक। क्वेश्चन लिखिए अगला, वाई द गैसेस हैविंग 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। गैसेस के पास 2 टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट होती है, एक Cp और Cv। तो क्यों होती है, इसका जवाब पढ़ो बेटा। सॉलिड, A solid or a liquid when heated does not undergoes any change in the volume or pressure, but in the case of gas, both the pressure and volume changes on the heating. Therefore, specific heat of a gas is defined either at constant volume or at a constant pressure, and hence gas has 2 specific heat. हाँ तो इसलिए जो गैस एक्सपैंड होती है ना, तो देयरफॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज डिफाइंड आइदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम और अ कांस्टेंट प्रेशर, है ना। मगर केस ऑफ गैस में दोनों प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही बदलते हैं, इस वजह से गैस की 2 स्पेसिफिक हीट होती हैं, है ना। मगर सॉलिड और लिक्विड में कोई चेंज वॉल्यूम और प्रेशर में नहीं होता है, मगर इसमें वॉल्यूम और प्रेशर में चेंजेस हुआ करते हैं, इसलिए गैस की 2 स्पेसिफिक हीट होती है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एयर इनसाइड द टायर इंक्रीजेस ड्यू टू द मोशन, देयरफॉर एयर इनसाइड टायर में इंक्रीजेस। हाँ लिखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग ड्राइविंग के दौरान जो प्रेशर होता है कार का वो इंक्रीज हो जाता है। गाड़ी जब चलती है तो उसका कार का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्यों कार का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्यों भाई? गेल-स्टोक्स लॉ से। जब गाड़ी चलेगी तो गाड़ी का टायर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। पढ़िए हर्षिता। ड्यूरिंग ड्राइविंग, During driving, the temperature of air inside the tires increases due to motion.
According to Gauss-Lossack law, P is directly proportional to T. Therefore, air pressure inside the tires increases. बिल्कुल सही। देयर फोर एयर प्रेशर ऑफ द टायर इंक्रीजेस, इसलिए ये टायर का इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम। कोई एसएचएम हो रहा है तो आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। बच्चों एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये आ